So the 24th question says, it is asking the impact of globalization has not been uniform. We need to explain the statement. So the इसमें the impact of globalization has not been uniform. ये mention नहीं किया कि in which particular sector. So exam में हो सकता है कि you may be said that the impact of globalization in the economic sector, the impact of globalization on people, the impact of globalization on politics, किसी चीज के ऊपर भी हो सकता है. लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन पूछा है तो वी आर गोइंग टू राइट इन ऑल द एस्पेक्ट्स. कि कोई भी अगर क्वेश्चन करना है ना तो हम नॉर्मली 4 एस्पेक्ट्स कंसीडर करते हैं. ऐसे ही इम्पैक्ट वगैरह का पूछा हो ना, या कोई भी कहीं भी अगर क्वेश्चन में अटक जाओ ना, स्ट्रक्चर करना नहीं आ रहा तो पेस्ट याद रखो. तो ये पेस्ट वो वाला नहीं है जो कि फसल खराब कर देता है, या दिस इज द काइंड ऑफ पेस्ट which helps you write answers. So P is for political, E is economic, social and technological. तो 4 एस्पेक्ट्स में आप लिख सकते हो कोई भी आंसर, ठीक है. और उसके बाद में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इकोनॉमी के अंडर क्या किस तरीके से आप लिंकेज करोगे. तो इफ यू आर जस्ट क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, इंटरलिंकेज करना दोनों कॉन्सेप्ट का अगर पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इकोनॉमी क्या है, तो यू कैन इजिली इंटीग्रेट बोथ. सो इसमें आफ्टर गिविंग अ सूटेबल इंट्रोडक्शन विल बी राइटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट. तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी अलग अलग लोगों पे या अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. तो जो टर्शरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई है, एंड इट्स शेयर इन द कंट्रीज जीडीपी हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली. तो इस पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है. और जो प्राइमरी सेक्टर है उसका शेयर डिक्लाइन किया है, और खैर कहने को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का ऑन द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, क्योंकि जो फार्मर्स की कंडीशन है इट हैज कंटिन्यूड टू डिटोरिएट. और इसलिए इन द पास्ट अबाउट 20 years, 30 years से हमारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट, इट बिकेम क्वाइट रैपिड. और पिछले 20 साल से वी आर ट्राइंग कि भाई एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ हो, ताकि ग्रोथ सिर्फ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो, वो इक्विटेबल ग्रोथ भी हो और सस्टेनेबल भी हो. आजकल तो सस्टेनेबिलिटी की भी बात करते हैं, ठीक है. तो सेक्टर्स का लेकर कर सकते हो पहले. अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम ये क्योंकि जनरल है तो हम यूं कर देंगे, 3 हेडिंग बना देंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या हद से 5 नंबर का आ जाएगा. 3 नंबर का आता है तो 3 हेडिंग्स हो जाएंगी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल. टेक्नोलॉजिकल भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, मेन 3 यही है. तो उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दिया, आंसर कंप्लीट है. तो इकोनॉमिक के ऊपर अगर सिर्फ इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो हम सब पॉइंट्स को एक्सपैंड भी करेंगे. नहीं तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट it has had varied impact on the different sectors of the economy. The tertiary sector has benefited the most, while the secondary and primary sectors have either stagnated or have declined. तो एक लाइन में ये वाला एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद में हम वर्कर्स के ऊपर कर सकते हैं कि वर्कर्स का के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो द फॉर्मल सेक्टर हैज डिक्लाइंड. पहले क्या था, जो गवर्नमेंट थी इट वाज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एमएनसीज के बाद में प्राइवेट सेक्टर, जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे हमारे, तो उसके बाद में फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होना चाहिए था क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लेकिन फॉर्मलाइजेशन की जगह इनफॉर्मलाइजेशन कंटिन्यू रहा है और इंक्रीज भी हुआ है. सो वर्कर्स, द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स हैज नॉट इम्प्रूव्ड मच. कुछ हाँ जॉब्स इंक्रीज हुई हैं, लेकिन क्योंकि जो एमएनसीज हैं ग्लोबलाइजेशन के साथ में दे आर डिमांडिंग लूज लेबर लॉज. तो लेबर लॉज अगर लूज कर देंगे तो द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड. फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट कंज्यूमर्स पे पॉजिटिव रहा है. किस तरीके से? चीपर गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल, और क्वालिटी इंप्रूव्ड है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव्ड है. फोर्थ इज इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स. बड़े प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है छोटे पे, तो ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन एक्सप्लेन दैट. देन सोशल इम्पैक्ट. सोशल में सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, तो या कौन सा सेगमेंट ज्यादा बेनिफिट करता है.
तो ज्यादा बेनिफिट मिडिल क्लास ने उठाया, मिडिल और अपर क्लास ने उठाया ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि इनको अच्छी क्वालिटी की चीजें मिल गई, ब्रांडेड चीजें अब और खरीद सकते हैं। जो भी यूएस या कनाडा वाले रिलेटिव को कहने की जरूरत नहीं है कि ये चीज ले आना आते हुए, उनके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अमेजोन से खुद इंटरनेशनली शिपिंग करा सकते हैं, कुछ भी बुक कराया और मंगा लिया। तो जो मिडिल और अपर क्लास है दे हैव बेनिफिटेड मोर एज कम्पेयर टू द लोअर क्लास। तो लोअर क्लास में ज्यादातर जो वर्किंग क्लास है तो उसके ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे टर्शरी सेक्टर ग्रो किया है तो टर्शरी सेक्टर में दोज पीपल हु ऑलरेडी हैड एजुकेशन हैव बेनिफिटेड, लेकिन जिन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं थी वो कहां से बेनिफिट करेंगे। देन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन माइग्रेशन हुआ है, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब माइग्रेशन होता है तो अ पर्सन लीव्स द हाउस, तो जो माँ बाप हैं, मान लो बूढ़े माँ बाप हैं, दे आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है ऑन दी वेलफेयर ऑफ एल्डरली पीपल, आज के टाइम में भी है। इट इज अ ग्रोइंग कंसर्न, क्योंकि हमारी जो एज्ड पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। तो माइग्रेशन काफी सारा हुआ है। देन देयर इज ऑल्सो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज कर दिया, ये सीधा सीधा मत लिखना। तो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का मतलब है जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, वैल्यूज हैं, वो चेंज हो रही हैं, दीज आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न वैल्यूज। तो वेस्टर्न जैसे टीवी शोज का बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, सब लोगों को यूएस जैसा बनना है, दे वांट टू वेयर क्लोथ्स एज वर्न इन दी वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये सोशल इम्पैक्ट है। देन पॉलिटिकल इम्पैक्ट, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इम्पैक्ट किया था, आज के टाइम में भी एमएनसीज इम्पैक्ट करती हैं। रादर देन कॉलोनियलिज्म इट इज टर्निंग इनटू नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म, तो जो कंपनीज है वो डायरेक्टली ऑक्यूपाई नहीं करती, पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं करती हैं, वो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रोल करती है। कैसे? फंडिंग करके, कि ये वाली पार्टी अगर जी जाती है तो मेरी बात मानेगी, तो दैट इज आई एम गोइंग टू फंड दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो जो ग्लोबल एनजीओज हैं, एमएनसीज हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करती हैं। और ऊपर से जो ग्लोबल एनजीओज हैं तो वो भी दे कैन इवन इंस्टिगेट प्रोटेस्ट और राइट्स, कि वो लोगों को भड़का भी सकती हैं। जो फंड्स, वो यहाँ पर उनको क्या करना है, देखो लोग हमेशा पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, हर टाइप के थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी भी कंट्री में इक्विलिब्रियम उसको डिसबैलेंस करना है, कुछ भी गड़बड़ अगर प्रोड्यूस करनी है ना, तो यू जस्ट नीड टू फंड द राइट पर्सन। कि अगर मान लो कश्मीर का मुद्दा है, अगर वो सॉल्व नहीं होने देना है, तो क्या करना है, जो सेपरेटिस्ट हैं वहां पर उनको फंड कर दो, खुद जाकर नहीं करने की जरूरत है किसी को भी। हाँ, तो उनको फंड कर दो, अपने आप वो कर लेंगे। जैसे खालिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें पाकिस्तान को आकर कुछ करने की वैसी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को क्या करना है, दे नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल, कि भाई खालिस्तान का मुद्दा कौन चाहता है, कौन वो ज्यादा गड़बड़ कर सकता है यहाँ पर, तो वो उसको पैसे दे देंगे कि भाई ये तुम्हारी फंडिंग अब जाके करो। तो लाइक दिस, ये मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि समझ सको। इस तरीके से ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जो भी पावरफुल कंट्री है, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ द अदर कंट्रीज। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो अब तो लिख ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 25, how does foreign trade lead to the integration of markets across countries? Explain with an example. So foreign trade leads to the integration of markets across countries as, ये example के साथ में बताना है, तो कोई example ले लेते हैं और यूं करते हैं, कुछ फालतू सा example लेते हैं। ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा ढंग का example ले लेना, मैं ऐसे ही लेता हूँ। हम लेते हैं बनाना का example, कि अगर बनाना हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, फॉरेन ट्रेड किस तरीके से इंटीग्रेट करेगा। तो अगर हम बनाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक फार्मर है,
हमारी कंट्री में, मेरे को लगा लो, इफ आई एम ए फार्मर एंड आई ग्रो बनानास, अब मैं ये बनाना एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो उसके रेवेन्यूज मेरे पास में आएंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा। अब ये बनाना जाएगा दूसरी जगह पर, दूसरे देश में, वहां पर बनाना नहीं उगा सकते हैं किसी भी रीजन से, आइलैंड कंट्री है, कुछ भी है, ज्यादा ठंड पड़ती है, तो किसी भी रीजन से वहां पर बनाना नहीं उगा सकते हैं, तो वहां पर बनाना मिलेगा उन लोगों को एंड दे विल बी एबल टू बाय इट। तो वहां पर वहां की डिमांड मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये मार्केट में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज होती हैं। एक जगह डिमांड होता है, दूसरी जगह सप्लाई होती है। तो अगर मैं डिमांड करता हूँ कुछ, नहीं, अगर अगर कोई डिमांड कर रहा है और उसकी सप्लाई दूसरी कंट्री से सेटिस्फाई हो रही है, या यूं लगा लो कि बनानास की शॉर्टेज है उस कंट्री में, तो मैंने बहुत सारे बनानास एक्सपोर्ट कर दिए, तो वहां पर प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि केले उनके पास में कम पड़ रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो वो प्राइसेस जो ज्यादा हो जाते हैं वहां पर, वो कम हो गए, तो वहां के कंज्यूमर बेनिफिट कर रहा है। तो इस तरीके से मार्केट्स लिंक हो जाती हैं। अब यूं लगा लो, बनाना सिर्फ लोग डायरेक्टली खा नहीं रहे हैं, अब उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं, बनाना आइसक्रीम बना रहे हैं, बनाना फ्लेवर्ड आइसक्रीम। एक कंपनी है वो बनाना शैम्पू भी बनाती है। तो मैं जो बनाना एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो बनाना की आइसक्रीम भी बन रही है, मतलब वहां पर और वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो वहां पर जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि मैं बनाना यहाँ से बेच रहा हूँ। यहाँ पर बनाना शैम्पू बना रहे हैं वो, क्योंकि मैं बनाना यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं बनाना एक्सपोर्ट करना बंद कर दूं, तो वहां पर आइसक्रीम बनना कम हो जाएंगी, खत्म नहीं होती, तो बनाना शैम्पू बनना थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से द मार्केट्स आर इंटीग्रेटेड। तो ये मैंने बनाना का एग्जांपल लिया है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, स्टील का एग्जांपल ले सकते हो, ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल ले सकते हो, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो जो मन करे, सीमेंट ले लो, ठीक है, बनाना का लेना चाहते हो बनाना भी ले सकते हो, योर चॉइस। बनाना बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, तो उसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले सकते हो, सेकेंडरी प्रोडक्ट ले सकते हो, सर्विसेज का भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। कोई भी प्रोडक्ट आपका जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इट लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कोई डाउट हो तो बता सकते हो भाई वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, why do MNCs set up their offices and factories in those regions where they get cheap labor and other resources? तो cheap labor और raw material basically, या other resources, raw material हो गया कुछ भी, तो why do MNCs set up their offices and factories in such regions? So the reason behind this is the reduction in cost. देखो, कोई भी MNC है that is going to invest in your country, so why is it going to do so? या तो उसको मार्केट एक्सेस करना हो, लेकिन मार्केट सिर्फ उस कंट्री की एक्सेस नहीं करनी होगी ना, तो इट नीड्स टू बी प्राइस कॉम्पिटिटिव, कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। मैक्सिमम बेनिफिट कब उठेगा? व्हेन द पर्सन इज गोइंग टू earn maximum, when the company is going to be able to export it to other countries as well। तो दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करना होगा, तो इसके लिए जो कॉस्ट वहां पर लगनी चाहिए, दैट शुड बी मिनिमम। सो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ द गुड और सर्विसेज, तो चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों में से जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसलिए कंट्रीज, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मिनिमम करनी है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हमें देखना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, तीन मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल लिख लेते हैं, कैपिटल में ही आ जाता है, खैर कंज्यूमेबल कैपिटल, रॉ मटेरियल्स हो गए, और अदर रिसोर्सेज में जैसे कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल होती है कुछ, जैसे मशीनरी है, मशीनरी भी रिसोर्स ही है विच शुड बी अवेलेबल,
या इलेक्ट्रिसिटी है जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज होएगा। तो ये इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो अगर किसी भी कंपनी को लीस्ट कॉस्ट चाहिए तो वो इन कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो अगर लेबर कॉस्ट, क्योंकि ये रिकरिंग कॉस्ट है, तो अगर ये कम हो जाती है तो ओवरऑल कॉस्ट लंबे टाइम तक कम रहेगी। रॉ मटेरियल्स अगर सस्ते मिलते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अगर मशीनरी सस्ती मिलती है तो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस वजह से जो एमएनसीज हैं वो अपने ऑफिसेज या फैक्ट्रीज ऐसे रीजन्स में सेटअप करती है जहां पर सस्ते रिसोर्सेज हो, चीप लेबर हो। सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं, इसके अलावा भी फैक्टर्स है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए कि जो लीगल रिक्वायरमेंट है, लॉज वगैरह, वो इतने स्ट्रिंजेंट ना हो कि उनकी कंप्लायंस में ही ज्यादा खर्चा होता रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नाउ। बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड and foreign investment were removed to a large extent since 1991. Justify the statement. तो जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, दीज वर रिमूव्ड। तो दो एस्पेक्ट है बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, कि ट्रेड करने में क्या बैरियर्स थे, एंड बैरियर्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इनवर्ड या आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, ये रिमूव कर दिए थे 1991 में। तो सबको पता होगा कि 1991 में हमारे यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीजीपी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इट वाज कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इट फॉलोड द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो 1991 में ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जब हम अपने एक्सपोर्ट मीट नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने लोन वगैरह भी लिया था वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, टू मीट आवर कमिटमेंट्स। तब ताकि ये दोबारा से दिक्कत ना आए, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। अब ये इस इकोनॉमिक पॉलिसी में जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड के और इन्वेस्टमेंट के, वो रिमूव किए थे। तो बैरियर्स क्या क्या थे पहले ही देख लेते हैं। अब फॉरेन ट्रेड में क्या बैरियर्स होंगे कि आपका टैक्स ज्यादा लगा दोगे, इंपोर्ट टैक्स लगा दोगे, एक्सपोर्ट टैक्स लगा दोगे, कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रखा है, या और कोई नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से ट्रेड इंपैक्ट कर सकता है। एक मेजर रीजन था एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो एमआरटीपी में क्या था, ये मतलब सोशलिस्ट पॉलिसीज टाइप का चल रहा था हमारा, कि इंडिपेंडेंस के बाद में कोई भी किसी के पास में भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कि ज्यादा पैसे उसके पास में ना आ जाए। तो ये एक्ट पास कर दी थी कि बिना लाइसेंस के, जैसे लाइसेंस राज भी कहते थे उसको, तो बिना लाइसेंस के आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हो, अगर कुछ इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हो विदाउट लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो मूवी देखी होगी ना किसी ने, गुरु, अभिषेक बच्चन की थी, गुरु भाई करते रहते हैं। तो जो गुरु मूवी थी उसमें क्लियरली ये दिखाया हुआ है, जो बाद में अगर देखी है किसी ने, तो मैं आई एम रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर मूवी। तो इसके ऊपर केस इसलिए किया जाता है कि ये अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर लेता है बिना लाइसेंस के। गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं दे रही बिकॉज ऑफ एमआरटीपी एक्ट, कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते हो। इसने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी कि मैं इंपोर्ट करके कर रहा हूँ तो उस टाइम में जो लॉ था वो वायलेट कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल में अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था, जो आज के टाइम में हम कहते हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज करो। उसके ऊपर उसके ये जो गुरु भाई था, उसके ऊपर केस हो गया था। दिस जो स्टोरी है गुरु मूवी की, इट इज बेस्ड ऑन अनदर इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ आवर कंट्री, वो था धीरू भाई। धीरू भाई का नाम है, जैसे ये गुरु भाई था ना, तो गुरु भाई भी इसलिए रखा है क्योंकि ये धीरू भाई से राइम करता है। तो धीरू भाई अंबानी, ये जो मुकेश जी और अनिल जी हैं उनके डैडी थे, तो उनके ऊपर हुआ था बिकॉज ऑफ एमआरटीपी एक्ट। तो कोई बिजनेस कर रहा था तो उसके ऊपर भी इतने पंगे होते थे। तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे आप, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। तो दीज रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो फॉरेन ट्रेड पे सबसे पहले क्या किया, जो एमआरटीपी एक्ट थी भाई इसको रिमूव कर दिया, इसको हटाओ, ये बहुत दिक्कत कर रही है। फिर
जो प्राइवेट सेक्टर था उसको अलाउ कर दिया कि आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, जो भी जैसे लिबरलाइजेशन कर दिया ना, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जिन सेक्टर्स में पहले आप नहीं काम कर सकते थे वहां पर कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई इंपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो टैक्सेस थे, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो रिड्यूस कर दी, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, लिख लेना, टैक्सेस वर रिड्यूस्ड। देन फ्री ट्रेड इंश्योर करने के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव लिस्ट पर ले आए। तो पहले क्या था कि जो फ्रीली कुछ भी आप इंपोर्ट कर सको या एक्सपोर्ट कर सको, तो उसके लिए लिस्ट बनाई हुई थी, तो वो थी पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि इस लिस्ट में मेंशन है कि कौन से आप सामान इंपोर्ट कर सकते हो बिना रिस्ट्रिक्शन के। तो लिस्ट में मान लो 10 आइटम लिख दिए, तो ये 10 आइटम आप बिना परमिशन के इंपोर्ट कर सकते हो, जितना चाहे इंपोर्ट कर लो। तो अब पॉजिटिव लिस्ट में अब आइटम्स तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, देयर कैन बी लैक्स ऑफ आइटम्स इन द कंट्री व्हिच कैन बी इंपोर्टेड, और इन्होंने एक लिस्ट दे दी कि मतलब ज्यादातर जो आइटम्स थे उनके लिए इंपोर्ट करने की परमिशन चाहिए थी। अब ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में, इसने क्या किया, पॉजिटिव लिस्ट को हटाकर नेगेटिव लिस्ट कर दिया, कि इन्होंने कहा कि 10 आइटम को इंपोर्ट करने की परमिशन ऐसा नहीं है, ये वाले आइटम्स मैं लिख के दे रहा हूं, इन आइटम्स को इंपोर्ट नहीं करना है बिना परमिशन के, इसके अलावा जितने भी आइटम होते हैं ना वो सारे सारे आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम पॉजिटिव लिस्ट टू नेगेटिव लिस्ट। तो इसमें क्या हो गया कि अगर कोई नया आइटम भी आ गया तो उसके लिए यूं होता कि परमिशन की जरूरत पड़ती है, चाहे बाद में गवर्नमेंट परमिशन दे दे, लेकिन दैट वाज अ रिस्ट्रिक्शन, तो ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी। तो ये ट्रेड के बैरियर्स थे व्हिच वर रिमूव्ड। देन देयर वर बैरियर्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी बोर्ड था पहले, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता था वो हर कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी कंट्री में किसी भी फॉरेन कंपनी को, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए थी। तो इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती नहीं थी। बाकी भी बहुत सारे रीजंस थे, इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड पे फ्रीयर फॉरेन ट्रेड नहीं था, इसकी वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिस्ट्रिक्शन थी एक तरीके से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे सेक्टर्स ऑटोमेटिकली अप्रूवल मोड पे डाल दिए, कि सेक्टर्स का नाम लिख दिया कि 1 2 3 4 5 ये वाले सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ऑटोमेटिकली आकर इन्वेस्ट कर सकते हो, हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हद से ज्यादा है ना आरबीआई को एक चिट्ठी लिख देना कि हम आ गए हैं, तो बस आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन करेंसी आ रही है ना, तो इसलिए इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो 51% तक आप इन सेक्टर्स में आओ और इन्वेस्ट कर दो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी सेपरेट परमिशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन दीज सेक्टर्स। और धीरे धीरे करके है ना ये वाली लिस्ट बढ़ती जा रही है, 6 7 8। कुछ टाइम तक डिफेंस में बहुत डिबेट चल रहा था कि डिफेंस में करें नहीं करें। हाँ, तो डिफेंस में भी ऑटोमेटिक रूट पर 75% तक कुछ एरियाज में, हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में अलाउ कर रखा है कि आपको बताने की जरूरत नहीं, आप आओ इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और एक 1991 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एस्टैब्लिश किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही, कि जो कि अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा और जो भी अप्रूवल्स वगैरह देता है। अगर किसी भी इन्वेस्टर को दिक्कत है तो दे कैन अप्रोच दिस बोर्ड और वो हेल्प करेंगे इन्वेस्टमेंट करने में। 2017 में ये वाला बोर्ड भी अबॉलिश कर दिया था। उस टाइम में जो अरुण जेटली थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने अबॉलिश करा दिया था। और इसका अबॉलिशन का मतलब ये हुआ कि जो अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट से, इस बोर्ड का कुछ ज्यादा काम नहीं रहा, कि जो अप्रूवल वगैरह भी देने थे थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज को, वो भी नहीं देने की जरूरत है आज के टाइम में। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, मतलब परमिशन की जरूरत पड़ती है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, ठीक है। वैसे ये वाले पॉइंट्स जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए हुए हैं, आपकी जो बुक्स हैं उसमें मेंशन नहीं किए हैं, तो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन देम इन डेप्थ। लेकिन अगर बिना एक्सप्लेनेशन के मैं आपको बता दूंगा तो वो रटने वाला काम हो जाएगा, यू विल हैव टू मग दीज अप। तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया है इन सब पॉइंट्स का, ताकि समझ जाओ। और फिर ये जैसे एमआरटीपी एक्ट है तो ये मेंशन कर सको कि एमआरटीपी एक्ट वाज अबॉलिश्ड और रिपील्ड, या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी वो रिड्यूस कर दी थी,
जो कोटा सिस्टम था वो रिमूव कर दिया था, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑल दीस थिंग्स। कोई डाउट है इसमें? चलो क्वेश्चन 28 देख लेते हैं फिर। Globalization and greater competition among producers has been advantageous to consumers. So consumers के लिए globalization और greater competition has been advantageous. How? Justify the statement with examples. तो ये पॉइंट्स तो इसके पहले भी कई बार लिख दिए थे कि बेटर क्वालिटी, चीपर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विस डिलीवरी, ठीक है, रटे रटाई चीजें हैं वो तो लिखना है। अब एग्जाम्पल साथ में डालना है। एग्जाम्पल किसी भी चीज का डाल सकते हो, कार्स का डाल लो। कार्स, पहले अगर मुझे मर्सिडीज कार खरीदनी थी बहुत महंगी पड़ती थी, अब सस्ती पड़ जाती है, चीपर प्रोडक्ट। पहले स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते थे मर्सिडीज खरीदने के, अब स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर किसी को मर्सिडीज समझ में नहीं आता है तो यू कैन यूज सम अदर एग्जांपल। टेलीकॉम का एग्जांपल ले लो, बेस्ट है, सबको समझ में आता है टेलीकॉम का एग्जांपल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर वाली कंपनीज आ गई इंडिया में, वोडाफोन आइडिया आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, या जो इंडियन एमएनसीज भी थी, कंपटीशन इंक्रीज हुआ बिटवीन देम। और जब भी कंपटीशन होता है, ग्लोबलाइजेशन से नए प्लेयर्स आए, नए प्लेयर्स की वजह से कंपटीशन इंक्रीज होएगा, ज्यादा लोग होंगे कॉम्पीट करेंगे बिजनेस के लिए, कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो पहले तो वॉर होती है प्राइसेस की जब भी कंपटीशन होता है। तो जैसे जियो ने प्राइस वॉर दोबारा से छेड़ दी थी, तो काफी सारे प्लेयर्स थे, तो कंपटीशन की वजह से काफी सारे प्लेयर्स निकल गए मार्केट से। और जो प्राइसेस थे, जो डेटा था, जैसे पहले 1 GB डेटा 250 रुपीज में परचेज करना पड़ता था, अब वो 10 रुपीज पर जीबी के हिसाब से हो गया है रेट उसका, या उससे भी कम हो गया होगा शायद कुछ केसेस में। तो द प्राइसेस हैव रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कंपटीशन। नया प्लेयर आया ना, जियो आ गया था, तो उसके बाद में बिकॉज ऑफ दिस द प्राइसेस हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 250 रुपीज पर जीबी टू 10 रुपीज पर जीबी। तो देखो द काइंड ऑफ ड्रास्टिक रिडक्शन इन डेटा, और वो भी 2G नहीं, 4G। सो जब भी कंपटीशन होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मान लो कोई नया प्लेयर भी आया, जैसे पहले वोडाफोन आइडिया आया था तो उसने भी रिड्यूस किया, उसकी वजह से भी रिड्यूस हुआ था प्राइस। तो ये जियो तो इन वो अपना डोमेस्टिक प्लेयर हो गया। अब पहले तो प्राइस पे लड़ाई होगी, उसके बाद में किसके ऊपर होते, क्वालिटी के ऊपर। ठीक है, प्राइस तो कम कर दिए, लेकिन क्या डेटा स्पीड उतनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या डेटा स्पीड कम है, तो काफी कहते हैं ना नेटवर्क इश्यूज हैं हमारे। हाँ, तो अब सेम प्राइस पे कौन ज्यादा अच्छी सर्विस देगा, तो ऑपरेटर चेंज करके देख लिया करो, जियो अच्छी दे रहा है, वोडाफोन दे रहा है, या एयरटेल दे रहा है। आज के टाइम पे वोडाफोन की सर्विस बहुत बेकार है, तो यू कैन चूज बिटवीन जियो एंड एयरटेल। जियो की मैक्सिमम स्पीड्स हैं, 4G स्पीड्स आर द हाईएस्ट, बट दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया, कौन से एरिया में है, टावर वगैरह है वहां पर, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो द क्वालिटी ऑफ सर्विस आल्सो टेंड्स टू इंप्रूव, जो भी मिल रहा है, तो प्रोडक्ट या सर्विस दोनों क्वालिटी। उसके अलावा सर्विस जो आफ्टर सेल सर्विस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी की नहीं। तो आफ्टर सेल सर्विस किसकी अच्छी है, मान लो आपने सब्सक्राइब कर लिया, पोस्टपेड प्लान ले लिया, आपको कोई दिक्कत आती है, तो वो कितनी अच्छे से रिजॉल्व करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यूं नहीं हो आप कस्टमर केयर में कॉल करते जाओ, कोई उठाता ही नहीं है, चैटबॉट से ही बात होती जा रही है, या आपने कंप्लेंट किया एंड दैट इज नॉट रिजॉल्व। अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो आप दूसरे के पास में स्विच कर सकते हो। अब तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी भी है ना, MNP, तो अगर एक से पसंद नहीं आया तो दूसरे के पास में जा सकते हो। सो टेलीकॉम के एग्जांपल से ये हो गया हमारा कि हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन बीन एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स। अब मान लो ये नहीं करना, टेलीकॉम सेक्टर नहीं है, गुड्स का देखना है, तो टीवी का ले लो एग्जांपल। टीवी में पहले कुछ ही ब्रांड से BPL हुआ करता था, ओनिडा हुआ करता था, वीडियोकॉन हुआ करता था जब मैं छोटा था, तो दीज वर द ब्रांड्स। आज के टाइम में ये ब्रांड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ना वोडाफोन है, ना वीडियोकॉन है, ना ये कौन सा ओनिडा, ना BPL वगैरह।
तो ये सारे ब्रांड्स खत्म हो गए हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, क्योंकि ये इनके प्राइसेस हाई थे, महंगा बेचते थे, क्वालिटी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट थे या जो एमएनसीज प्रोवाइड कर रही थी उससे ज़्यादा थे। जैसे एलजी है, एलजी इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी है, तो सर्विस डिलीवरी थी इनकी बेकार थी। तो टीवी का एग्जांपल, 29th क्वेश्चन, why had the Indian government put barriers to foreign trade and foreign investment after independence? Analyze the reasons. तो इंडिपेंडेंस के बाद में जो इंडियन जो लीडर्स थे वो परेशान हो चुके थे कि भाई फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से छिक चुके हैं। बल्कि दादा भाई नारोजी, अगर किसी ने नाम सुना है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ही इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ बुक लिखी थी। कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया में या जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, दैट इज लीडिंग टू ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड टू यूके या ब्रिटेन, जो भी था। सो जो इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो लीडरशिप थी, तो इट वाज अगेंस्ट फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके काफी सारे रीजंस थे। एक तो पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ, कॉलोनियल जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शन किया था कि भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत हो चुका है और नहीं चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल देता हूँ। कॉलोनियल टाइम्स में जो रेलवेज थी ना, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बनी थी, ज्यादातर ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट थी। और रेलवेज जब से ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट से बनी थी, क्योंकि उनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, 5% रिटर्न मिलना ही था जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे। तो रेलवेज सिर्फ अभी लॉस में नहीं थी, रेलवेज वाज इन लॉस सिंस द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स ने बनाया था उसकी वजह से इट कंटिन्यू टू बी इन लॉस। कि यहाँ से जो वेल्थ थी, जो उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स ने इन्वेस्ट किया था, तो उनको फिक्स्ड रिटर्न देते थे। तो चाहे लॉस में जा रही है रेलवे, लेकिन उनको पैसे रेगुलरली पहुंचा करते थे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये एग्जांपल हो गया। फॉरेन ट्रेड का तो पता ही है, सस्ते में वन वे फ्री ट्रेड किया हुआ था, इंपोर्ट फ्री था, एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज लगती थी, तो वन वे फ्री ट्रेड था वहां पर। सो बिकॉज ऑफ दैट, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रिवेंट करना था। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो अभी छोटू बच्चा थे, तो दीज वर इन्फेंट इंडस्ट्रीज। तो इन्फेंट इंडस्ट्रीज मतलब छोटा दूध पीता बच्चा। इन्फेंट की डेफिनेशन ही होती है एनी चाइल्ड विच इज बिलो द एज ऑफ 1 years। तो 1 साल से छोटा बच्चा है तो दैट इज इन्फेंट। तो जो इंडस्ट्रीज थी हमारी नई नई थी, अगर फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करते तो जो हमारी इन्फेंट इंडस्ट्रीज थी दे वुड हैव बीन वाइप्ड आउट। 1991 में भी जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, तो बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे मैंने टीवी वाला एग्जांपल दिया था ना, वो खत्म हो गई। अब वो टीवी नहीं बेचती है, ओनिडा का नाम ही नहीं सुनाई देता है। गोदरेज पहले फ्रिज भी बेचा करता था, आजकल गोदरेज सुना है ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, गोदरेज फर्नीचर है। गोदरेज का फ्रिज फेमस हुआ करता था पहले, आज के टाइम में फ्रिज नहीं बेचता ये, क्योंकि फ्रिज वाली इंडस्ट्रीज की खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो अगर उस टाइम में हम फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रीली अलाउ करते, बैरियर्स नहीं लगा रहे होते, तो इट वुड हैव वाइप्ड आउट आवर इन्फेंट इंडस्ट्रीज। तो अगर खुद की इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर जॉब प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हम मान लो अभी कॉलोनी थे तो हम परमानेंट कॉलोनी बन जाते, वी वुड हैव बीन अ परमानेंट कॉलोनी, इंटरनेशनल कॉलोनी। तो एक्चुअल रूल चाहे हमारा होता इन द नेम, बट एक्चुअली द एमएनसीज वुड हैव बीन रूलिंग ओवर अस। तो इन रीजन की वजह से बैरियर्स डाले, और बैरियर्स क्या थे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कोटाज और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो बेसिक पॉलिसीज थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, हम कुछ भी इंपोर्ट हम ऐसा करेंगे कि जो भी इंपोर्ट करते हैं ना घर में प्रोड्यूस कर लेंगे। अब कई बार कहते होंगे ना, अभी जैसे कोरोना के टाइम में डेफिनेटली कहते होंगे कि मिठाई बाहर से क्या लेके आओगे, घर में ही बना लेंगे, यूट्यूब पे तो दिख ही जाता है। तो सेम मेंटालिटी थी पहले कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करेंगे, कि जो कुछ भी हम अभी इंपोर्ट करते हैं ना उसको हम ट्राई करेंगे कि घर में ही प्रोड्यूस कर ले। तो द पॉलिसी वाज फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रादर देन प्रमोटिंग ट्रेड। कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए तो दिमाग में था ही नहीं कभी, हमें इंपोर्ट खत्म करना है ये था दिमाग में। लेकिन उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स हुई थी।
कि हमने ये तो सोच लिया कि हमें इंपोर्ट खत्म करना है, लेकिन फिर भी अगर हमें यहाँ पर भी प्रोडक्शन करनी है अपने देश में भी, जो मशीनरी है वो तो फिर भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। तो इसलिए बहुत थ्रू आउट द डेकेड्स फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस वी कंटिन्यू टू फेस प्रॉब्लम्स। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम्स थी, तो सिर्फ 1991 में नहीं थी, 1960s में भी हुई थी, 1970s में भी, 80s में भी हुई थी, और फाइनली प्रॉपर क्राइसिस हो गया था 1990s में। ठीक है, लिख ही लोगे अब तो। अगर कोई डाउट है तो बता दो। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, वील डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टुमारो। कितने क्वेश्चन बच गए? ओहो, काफी है। कोई डाउट है भाई किसी को? ठीक है, अज्यूम कर लूं, नहीं है? अजम्पशन पे ही चल रहा है मेरा, और बाद में व्हेन द स्कूल्स बिगिन टू रन तब पता चलेगा सर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता।